वेलकम टू टीम लाइव। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम जो अभी क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो क्या किया था, रिलेशन के बारे में सीख लिया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन भी सीख लिया था, उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ये है ना। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आएंगे फंक्शंस पे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्या है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। एक रिलेशन है जो आर है, जो क्या किया गया है, एक सेट ए में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेट ए है सारे पॉलीगॉन्स है, मतलब सेट ए में जो तुम्हारा क्या है, ऑल पॉलीगॉन्स है। सेट ए जो तुम्हारा बन रहा है वो क्या है, ऑल पॉलीगॉन्स। ऑल पॉलीगॉन्स, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनका सेट है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, x such that x are all polygons, या x is polygon, क्या हो जाएगा, polygons। ठीक है, उसमें सेट R है, P1 P2 है। P1 P2 इस तरह से है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम्हें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसने बोल दिया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा, पहले रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, है ना। दूसरा बात, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। अब बोल रहा है कि सेट ए में व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए से जो सेट बनेगा एलिमेंट्स का, जो किससे रिलेटेड हो, ट्राइंगल टी से, जिसके सेट्स क्या 3, 4, 5, वो कौन से सेट्स होंगे। ठीक है बेटा, वो कौन से सेट्स होंगे। तो पहले हम देखते हैं इसको। रिलेशन क्या है P1 P2 में, इस तरह से P1 P2 क्या है, सारे नंबर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन है। तो पहला अगर हम लेते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड समझते हो क्या होता है, कि अगर किसी में 3 है तो P1 भी P2 भी क्या है, 3 साइड्स वाले तीन साइड्स वाला ही पॉलीगॉन है। अगर 4 साइड है तो 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, 5 साइड है तो 5 साइड वाला पॉलीगॉन, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पहला हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे P1 P2 है एलिमेंट, यहाँ पे तो एलिमेंट P1 P2 है। जब A भी था तो हम A भी ले लेते थे, XY था तो XY ले लेते थे, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या दे दिए, P1 P2 दे दिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं P1 करूँ और जैसे इसका रिलेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, A से A बिलोंग करना चाहिए, A और A बिलोंग करना चाहिए, क्या सेम एलिमेंट्स तो होने चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या P1 P2 इससे बिलोंग करेंगे, फिर क्या, सॉरी P1 P2 नहीं, P1 P1 सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो और P2 P2 इससे बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? मान लो एक ट्रायंगल मैंने ले लिया जिसके 3 साइड्स हैं, और दूसरा एलिमेंट वही ले लिया जिसके 3 साइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अगर सेम नंबर, ऐसा कोई पॉलीगॉन ले लिया जो दोनों सेम है, दोनों तरफ ट्रायंगल ले लिया, तो इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होंगे और इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होंगे। इसको भी P1 नेम दे दो, इसको भी P1 नेम दे दो, क्या सेम चीज़ें नहीं आ जा रही है, इसमें आ जा रही है। तो कोई भी एक पॉलीगॉन और दूसरा उसके बराबर जैसे ही पॉलीगॉन है, तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स तो सेम हो जाएंगे ना। तो सेम जब भी होगा ये क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इससे बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए देखना पड़ेगा A और B है, अगर वो R में है तो B और A भी होना चाहिए R में। तो मुझे बताओ, क्या P1 P2 अगर R में है तो क्या P2 और P1 भी नहीं होगा R में, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये दोनों का नंबर ऑफ साइड सेम है तो ये दोनों का भी नंबर ऑफ साइड सेम होगा ना, सिर्फ ऑर्डर जगह चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो इसका मतलब आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक। थर्ड हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कि ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है,
अगर ए और बी है आर में, बी और सी है आर में, तो बी क्या करते हैं, इन दोनों का ब्रिज बनाने का काम करते थे, ए और सी भी होंगे आर में। तो देख लेते हैं, अगर P1 P2 है, ये दोनों के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, मतलब एक तरह से मान लो ये दोनों इक्वल हैं, और P2 P3 के इक्वल हैं, तो क्या मुझे बताओ P1 P3 के इक्वल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों बिलोंग करेंगे इसके मतलब से, तो हम बोल सकते हैं आर इज़ ट्रांजिटिव। आर इज़ क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। आर मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही आर ट्रांजिटिव हुआ तो बोलेंगे देयरफॉर आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर मेरा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5? अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड क्या है? 3, 4, 5। अगर तुम 3 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर करो तो 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25, और 5 का स्क्वायर करो 25। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका रिलेशन करना है कि सारे ट्राइंगल जो इसमें होंगे तो सेट क्या बना? व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4, 5। ऐसे चीज़ें जो तीन ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल में 3 सेट्स होते हैं ना, तो सेट ए में से जो हम एलिमेंट उठाएंगे उसका जो कैसे रिलेटेड होगा इससे, 3 ट्राइंगल से। तो मैंने क्या बोला, रिलेशन क्या दे दिया हमें? P1 P2 क्या है? सेम नंबर ऑफ सेट्स वाले पॉलीगॉन है। तो इसका मतलब जो ये इसमें जो ट्राइंगल होंगे वो जितने भी ट्राइंगल्स हैं सारे ट्राइंगल के सेट हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ट्राइंगल्स के बाद क्या है? 3 ही साइड्स होते हैं, है ना? क्या हो जाएंगे? 3 ही साइड्स हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि टी से रिलेटेड जो भी होंगे, टी एलिमेंट्स रिलेटेड टू टी, एलिमेंट्स रिलेटेड टू टी इज all the elements with 3 sides। ऐसे एलिमेंट्स जिसके 3 साइड्स होंगे, ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके 3 साइड्स होंगे। ऑल द पॉलीगॉन्स लिखो यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट्स तो बोल दिए ना हमने वहाँ पे। ऑल द पॉलीगॉन्स विथ 3 साइड्स, सारे पॉलीगॉन्स जिनके पास कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स, क्योंकि P1 P2 सेम साइड्स वाले ट्राइंगल है ना। ठीक है, समझना की बात, सेम साइड्स वाले पॉलीगॉन है। तो ट्राइंगल अगर मान लो वो भले ही वो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, लेकिन है तो उसमें 3 ही साइड्स ना, तो उससे रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे पॉलीगॉन्स होंगे जिनमें 3 साइड्स होंगे, क्योंकि P1 P2 तो सेम साइड्स वाले ट्राइंगल है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे पॉलीगॉन्स होंगे जिसमें 3 साइड्स होंगे, या मान लो ऑल ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या बोला? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। L क्या है? लाइन्स का सेट है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है, उसमें कुछ लाइन्स है, उनका सेट है। और एक रिलेशन R है जो L से किस तरह से रिलेटेड है कि L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 के क्या है? पैरेलल है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हमें क्या देखना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव देखना पड़ेगा। हमें प्रूफ करना है ना कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? डेफिनेशन ए और ए बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। लेकिन क्या इस वाले रिलेशन को साबित करेगा? L1 और L2 पैरेलल होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने L1 ही ले लिया, L1 ले लिया, तो क्या L1 L1 के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक लाइन है, दूसरे लाइन उस पर चढ़ जाए तो पैरेलल भी होती है, कोइंसिडेंस भी होती है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? L2 और L2 ये भी होगा इसमें। इसका मतलब, तो इसका मतलब हमारा R क्या आ जाएगा? R इज़ रिफ्लेक्सिव। R मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन? A और B अगर R में है तो उसका उल्टा B और A भी होना चाहिए R में। देख लेते हैं, अगर मैंने L1 L2 ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो L2 और L1 भी तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सही बात तो है, L2 और L1 भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हम बोल देंगे R इज सिमेट्रिक। R मेरा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ए बी अगर R में है तो BC भी R में होना चाहिए,
और ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मान लो L1 L2 के पैरेलल है, ये L1 है और ये कॉमा है, और L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली यही होगा ना कि L3 L1 के भी तो पैरेलल हो जाएगा, तीनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। इसका मतलब आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा आर मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ को करना है हमें, कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस लाइन 2x प्लस वाई। अब ऐसे लाइंस के सेट जो इससे रिलेटेड हो, रिलेशन क्या दे रखा है, पैरेलल होना चाहिए, तो सारे लाइन जो इसके पैरेलल होंगे उसी का सेट बनेगा, उसी से रिलेशन बनेगा। तो देखो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 4 है ना, y इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर तुम इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस सी mx प्लस सी से कंपेयर करो, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाती है, m की वैल्यू आ जाती है 2। देखो x है यहाँ पे, m की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी लाइन को अगर पैरेलल होना हो, एक लाइन को अगर दूसरे लाइन के पैरेलल होना हो, तो हमेशा याद रखना उसका स्लोप सेम होगा, उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक लाइन अगर ये है और दूसरे लाइन को इसके पैरेलल होना पड़ेगा, तो उसके लिए भी y इक्वल टू 2x तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे c लगा दो, तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज कर सकती है, क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल होंगे वो इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन हो जाएंगे। तो ये c की वैल्यू तुम जैसे जैसे चेंज करते रहोगे, सारी लाइन क्या होगी, पैरेलल होती चली जाएंगी। तो हो सकता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो इसके पहले जो लाइन होगी वही क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2x प्लस c हो जाएगी। c की वैल्यू तुम्हें चेंज कर दी, क्योंकि स्लोप चेंज सेम होना चाहिए। जो लाइन्स होते हैं उनका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। स्लोप होता है एंगल, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके पैरेलल होंगी, तभी तो जाके दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल सेम होगा। आगे पढ़ोगे ना जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें बहुत अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। आर क्या है, एक सेट दे दिया है, ये इसमें रिलेशन है, और रिलेशन किस तरह से दे रखा है, 1 2 2 2 1 1 4 4 और 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो पहले देख लेते हैं, हम तीनों देख लेते हैं। तो पहला हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे सिर्फ REFL लिखता हूँ। REFL मतलब रिफ्लेक्सिव। ए और ए क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो क्या देखो इसमें 1 1 है, सेम जैसे एलिमेंट है, 1 2 2 तो है, 1 1 है, 4 4 है, अच्छा 1 2 3 4 है, 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 3 3 है, 3 3 है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट है ना, देख लो 2 2 है, 1 1 भी है, यहाँ पे 2 2 भी है, उसी तरह से 3 3 4 4 भी तो है ना। तो इसका मतलब ये सब R से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा R क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव, R मेरा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि R सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए SYM डबल M कर देता हूँ मैं। ठीक है, सिमेट्रिक A और B है, तो B और A उल्टा होना चाहिए, है ना, उल्टा भी होना चाहिए। देख लेते हैं, अगर पहले में 1 और 2 है, सॉरी 1 और 2 है, अगर R में है तो बिलोंग करा बिल्कुल। देखो 1 और 2 है, तो 2 और 1 भी तो होना चाहिए, बताओ मुझे। 2 और 1 भी होना चाहिए। क्या इसमें 2 और 1 है? उसके बाद अगर मान लो 3 और 2 है R में, तो 2 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या 2 और 3 है इसमें? नहीं है बिल्कुल। मतलब ये दोनों एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो है ही नहीं, है इसमें नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि R में सिमेट्रिक नहीं, R इज़ नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तीसरा ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। मुझे लग रहा है ट्रांजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था ट्रांजिटिव के लिए। इसमें ट्रांजिटिव के लिए क्या है, A और B हो R में, B और C हो R में, तो B क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, तो A और C भी होना चाहिए R में। तो देख लेते हैं A और C है कि नहीं है।
तो देखो यहाँ पे ए और सी है कि नहीं है। अगर 1 और 2 है, 1 2 है यहाँ पे, और 1 और 2 है, 2 हो गया, तो 2 और उसके साथ कोई और एलिमेंट भी होना चाहिए। 1 और 2 है तो उसके साथ कोई और एलिमेंट है, 2 के साथ कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है, 2 के साथ कोई और एलिमेंट नहीं है। मान लो अगर 1 और 2 या 2 और 2 भी ले लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, फिर 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 और 2 तो इसमें है, 2 और 2 भी ले लिए। मान लो अगर दोनों एलिमेंट सेम ले लिए, 1 1 है फिर 2 2 सेम ले लिए, तो 1 और 2 ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, 1 और 2 है तो 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 है इसमें नहीं है, 3 और 2 नहीं है, तो इसका मतलब आर मेरा क्या होगा, आर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हमको तो इसके हिसाब से चूज़ करना है। इसके हिसाब से मान लो अगर 1 और 3 ले लिया इसने, 1 और 3 ले लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 और 2 ले लिया, ये दोनों तो सेम मिल रहे हैं, 1 और 3, 3 और 2, तो उसके बाद मुझे 1 और 2 भी तो मिलना चाहिए। हाँ 1 2 तो मिल गया यहाँ पे, सॉरी 1 2 तो मिल गया ना, 1 3 है, 3 2 है, मिल गया, और 1 2 तो मिल गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आर से बिलोंग कर जाएंगे, तो आर मेरा हो जाएगा ट्रांजिटिव। लेकिन आर क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये नहीं होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो आर रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक तो नहीं है ना आर मेरा, कहाँ के सिमेट्रिक तो नहीं है ना आर मेरा। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट एन। एक सेट एन है, एन नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें आर एक रिलेशन है, आर ए बी है, इस तरह से कि ए इक्वल टू बी माइनस 2 है। ए क्या है, बी माइनस 2 है, लेकिन एक शर्त लगा दिया है कि बी हमें 6 से बड़ी लेनी है, मतलब बी केवल हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 5 से ही शुरू कर सकते हैं, 6 से बड़ी लेनी है ना, तो 7 से शुरू कर सकते हैं, 7 8 9 10 इसी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इसी तरह से ले सकते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें आंसर चूज़ करना करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 और 4 बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन आर में 2 और 4 वाला एलिमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी हमारा क्या है, 6 से बड़ा है, तो ये तो 4 क्या हो गया, 6 से छोटा हो गया ना। उसके बाद 3 और 8 तो हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है, लेकिन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी माइनस 2 होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, बी माइनस 2। तो देख लो, अगर 3 लेते हैं हम तो 8 माइनस 2, तो ये तो 6, 3 कभी 6 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये भी मेरा नहीं होगा। थर्ड लेते हैं 6 और 8 में, तो 6 और 8 लेते हैं, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये तो है ना, देखो यहाँ पे b आ गया, b 8 है, 6 से बड़ा है कि नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि a मेरा क्या b माइनस 2 हो जाता है, तो a 6 है और b माइनस 2 मतलब 8 और माइनस 2, तो 6 इक्वल टू 6, ये हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है हमारे पास। d होगा कि नहीं होगा, d देखते हैं, d नहीं होगा, क्योंकि 7 माइनस 2 5 हो जाता है ना, तो a क्या होना चाहिए, b से 2 कम होना चाहिए, तो 7 माइनस 2 5, ये तो 8 है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही एलिमेंट इसमें भी रिलेट करेगा। कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन के बारे में जानने के लिए हमको क्या करना है, देखो भाई, उससे पहले हम रिलेशन को थोड़ा देखते हैं कि एक सेट हमने बनाया, ये इस सेट का नाम दे दिया ए, एक सेट हमने बनाया बी, ठीक है, इसमें जो है हमने एलिमेंट रख दिया 1 2 3 4। दूसरा सेट बनाया ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स रख दिए इसमें। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया कि 1 को मिला दिया किससे, 1 को मैपिंग सी से कर दिया, मैपिंग मैंने सिखा रखा है। ठीक है, 4 को मैपिंग कर दिया मैंने ए से, और 4 को ही मैपिंग कर दिया मैंने किससे, डी से। 3 को मैपिंग कर दिया मैंने बी से, और 2 को मैपिंग कर दिया मैंने
3 को मैपिंग कर दिया B से और 2 को मैपिंग कर दिया D से, कोई दिक्कत नहीं है, D से कर दो। तो इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें हम जब हम बनाएंगे तो हम कैसे आएगा। 1 का मैपिंग हमने किसके साथ किया, C के साथ, तो इसको 1C लिखेंगे। उसके बाद 4 का मैपिंग हमने किसके साथ किया है, 4 का मैपिंग किया हमने A के साथ, और 4 का ही मैपिंग किया हमने D के साथ में। किसके साथ किया है, D के साथ में। 2 का मैपिंग कर दिया हमने D के साथ, और 3 का मैपिंग कर दिया हमने B के साथ। चलो देखते हैं कैसे होगा। इसमें तुम्हें एक पार्ट ये दिख रहा होगा, ये पार्ट तुम्हें बड़ा लगा, इस पार्ट से बातें समझ में आएंगी तुम्हें, ठीक है। 4 का मैंने बताया था ना कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं, ये वाला जो हमारा पार्ट है ए को हम क्या बोलते हैं, ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं पता चलता है कि डी फॉर डी एंड ए, फॉर डी एंड ए प्री इमेज इज 4। डी और ए के लिए जो प्री इमेज है वो 4 है। डी और ए के लिए प्री इमेज क्या है, 4 है। देखो यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे 4A 4D, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डी और ए के लिए हमारा प्री इमेज क्या हो गया, 4 ही हो गया। डी और ए के लिए हमारा प्री इमेज, डी और ए के लिए हमारा प्री इमेज क्या हो गया, 4 हो गया। तब हमें क्या करना है यहाँ पे, यही बात अगर हम यहाँ पे दूसरी तरीके से करें, यहाँ पे करें दूसरी तरीके से कि यहाँ पे फिर दोबारा हम सेट ए बनाएं और यहाँ पे सेट बी बनाएं। इसे ए नेम दे दो, इसे बी दे दो। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, A B C D। अब हम क्या करते हैं ना कि हम 1 का मिलान कर देते हैं D से, ठीक है। 2 को हम कर देते हैं A से, ठीक है। और 3 को भी हम कर देते हैं किससे, A से, और 4 को हम कर देते हैं B से। तो जब हम इसका बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बनता है, 1 का D के साथ बन रहा है, ठीक है। 2 का हमारा किसके साथ बन रहा है, A के साथ बन रहा है, और 3 का हमारा किसके साथ बन रहा है, A के साथ बन रहा है। समझा की बात, 3 का हमारा किसके साथ बन रहा है, A के साथ बन रहा है। और क्या बन गया, 3 का A के साथ बन रहा है, 4 का बन रहा है B के साथ। तो इसमें एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा है कि कोई एक इमेज इधर वाले पार्ट को बोलते हैं, किसी भी एक इमेज के लिए जो प्री इमेज है वो सेम हो। इसमें तो एक इमेज हो गया तुम्हारा क्या, एक इमेज ए और डी क्या गया, ए और डी 2 इमेज हो गए। इन दोनों के लिए प्री इमेज क्या है, सेम है। लेकिन इसमें देखो कोई भी 2 अलग अलग इमेजेस के लिए, इसमें से 2 अलग अलग इमेजेस के लिए प्री इमेज सेम है। ए के एक प्री इमेज है, ए खुद में एक प्री इमेज है, तो इसके इमेज 2 इमेज आ रहे हैं, 2 प्री इमेज आ रहे हैं, 2 और 3। लेकिन क्या ए के लिए, ए और बी के लिए प्री इमेज सेम है कहीं पे भी, ए और बी के लिए देखो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ए और डी के लिए प्री इमेज सेम हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए प्री इमेज सेम ना हो, जिसके लिए प्री इमेज सेम हो, कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं। जैसे ए के लिए बेशक 2 इमेज हैं, ए के 2 अलग अलग इमेज हैं, ए के क्या है 2 अलग अलग इमेज है, लेकिन ये 2 इमेज एक जैसे नहीं है, 2 अलग है 3 अलग है, ठीक है। तो इस केस में ये जो हमारा बन जाता है इसको हम रिलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रिलेशन। क्या कह देते हैं इसको हम, रिलेशन। इसको आर से डिनोट कर देते हैं, और हम इसको इस तरह से लेते हैं, आर रिलेशन ए से बी, आर रिलेशन ए से बी। और इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन। ए से बी में फंक्शन, और इसको हम इस तरीके से होते हैं, एफ सच दैट ए से बी में। रिलेशन के लिए आर सच दैट ए से बी, और फंक्शन के लिए एफ सच दैट ए से बी। कभी भी अगर 2 इमेजेस के लिए, 2 अलग अलग इमेजेस के लिए, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस के लिए प्री इमेज सेम हो जाए तो वो रिलेशन बन जाता है। लेकिन अगर एक इमेज है और उसके लिए अलग अलग प्री इमेज है ना, अलग अलग प्री इमेज है, जैसे ए है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ए के लिए 2 इमेज, 2 प्री इमेज है, तो भैया ए एक अकेला एलिमेंट है, उसके लिए 2 प्री इमेज हो सकते हैं। लेकिन मान लो ए और सी ले लिया, ए और सी दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और इनके लिए मान लो प्री इमेज 2 ले लिया, तो ए और सी के लिए अगर प्री इमेज 2 हो गया, दोनों के लिए प्री इमेज क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये रिलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर प्री इमेज अलग अलग हुआ तो क्या बन जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा।
ए के लिए 2 प्री इमेज हैं और दोनों अलग अलग है, प्री इमेज सेम तो नहीं है ना ए के लिए, कहानी खत्म। ए हाँ 2 और 3 के लिए इमेज सेम है जो है ए है, तो ये फंक्शन हो सकता है। ये क्या हो सकता है? फंक्शन। या इसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि किसी एक ए के सेट ए से कोई भी एक एलिमेंट का 2 प्री इमेज नहीं हो सकता है। कोई भी सेट ए से किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसका इमेज ए है, इसका इमेज बी है। क्या 2 के 2 इमेज बन गए? नहीं बने। क्या 3 के 2 इमेज बने? नहीं बने। लेकिन यहाँ पे देखो 4 के 2 इमेज बन गए ना, तो ये फंक्शन हो गया। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ सब के अलग अलग इमेज बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का इमेज अलग है, 4 का इमेज अलग है, 2 के लिए ए है और 3 के लिए भी ए है। तो हमेशा याद रखो 2 प्री इमेज के लिए सेम इमेज बन सकता है, लेकिन एक प्री इमेज के लिए डिफरेंट इमेज नहीं हो सकते। समझने की बात? यहाँ पे 4 देखो, 4 प्री इमेज है, 4 के लिए 2 डिफरेंट इमेज हो गए, है ना। मतलब 2 प्री इमेज के लिए 2 इमेज के लिए सेम प्री इमेज बन गया, और इसमें वो बात नहीं है। तो ये फंक्शन हो जाता है और ये क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन रिलेशन में समझ में आएगी बात। तो हम इसको अगर हम लिख लें यहाँ से डेफिनेशन, अगर हम इसको लिख लें, डेफिनेशन के बारे में जाने, उसके बाद जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन के बारे में हम समझ लेते हैं इसके। डेफिनेशन, ए रिलेशन देखो, फंक्शन एक तरह का रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, अ रिलेशन एफ ए से बी, या इसको लिखो अ रिलेशन आर सच दैट ए से बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन आर से बी में उसको फंक्शन सेड टू बी ए फंक्शन when क्या होगा? when क्या होता है? मैंने क्या बताया था? एक प्री इमेज के लिए 2 इमेज नहीं होना चाहिए। एक प्री इमेज के लिए 2 इमेज नहीं होना चाहिए, है ना। एक प्री इमेज के लिए क्या होना चाहिए? 2 इमेज नहीं होना चाहिए। याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इस बात पे जोर देना है, वरना नहीं समझ पाओगे। एक प्री इमेज के लिए 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब when for a single pre image when, इसको इस तरीके से उल्टा भी तो लिख सकते हो ना, कि इमेज की तरफ से when for 2 images never a single pre image। इसको इस तरीके से समझो, कि जब हम ए लिखते हैं सेट ए, और यहाँ पे सेट बी लिखते हैं, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो x1 होते हैं, x2, x3, x4, x5, इसी तरह से चलता रहेगा। और इसमें जो होते हैं, ये जो होता है देखो, ये इसमें क्या है? ये रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है? रिलेशन। और ये जो होता है ये तुम्हारा हो जाता है y1, y2, y3, y4, इसी तरीके से हो जाता है। इसी तरह से y5, ऐसे चलता चला जाता है। तो इधर x की वैल्यू होती है, इधर y की वैल्यू होती है। ठीक है, समझ आएगी बात? किसकी वैल्यू होती है? इधर x की वैल्यू होती है, तभी तो बन जाता है ये तुम्हारा fx। ठीक है, तो ये b fx कब हो जाएगा? जब देखो, अगर मैंने x के लिए भी ये ले लिया और y1 के लिए भी x2 ले लिया और y2 के लिए भी x2 ले लिया, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर for y1 क्या हो जाए? y1 एंड y2, अगर हम देखो, मान लो अगर fx ले लें, कैसे लेंगे इसको? y1 के लिए भी x2, जैसे मान लो y2 के लिए भी x1 हो और
y1 के लिए भी क्या हो जाओ x1 हो जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए भी जैसे देखो ये y2 x1 है इस समय, y2 के लिए भी क्या हो जाए x1 हो जाए और y1 के लिए भी x1 हो जाए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी इमेज के लिए, किसी दो इमेज के लिए सिंगल प्री इमेज नहीं हो सकता, या मल्टीपल इमेज के लिए सिंगल प्री इमेज नहीं हो सकता। यही है फंक्शन। इसको हम लिखते किस तरह से हैं, डिनोट किस तरह से करते हैं, डिनोट्स, इसको डिनोट्स करते हैं एफ सच दैट ए से बी, इस तरीके से फंक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आएगी बात, ये फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन का, ये फंक्शन का नहीं है, ये तुम्हारा फंक्शन का नहीं है। ठीक है, समझ में आएगी बात, ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं, और क्या समझना है इसको, इसका जब हम एरो डायग्राम पढ़ते हैं, जब इसका हम एरो डायग्राम पढ़ेंगे, एरो डायग्राम पढ़ेंगे तो हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक ए सेट बनाते हैं, यहाँ पे एक बी सेट बनाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 डाल दो, इसमें ए बी सी डी। तो देखो इसके लिए हम बी कर देते हैं, इसके लिए हम सी कर देते हैं। ठीक है, और बी का मिलान कर देते हैं ए से, और 4 को भी मिला देते हैं किससे, ए से। ठीक है, तो कभी भी उस साइड से 2 के लिए यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, इस साइड से 2 के लिए वहाँ पे 1 हो जाएगा, लेकिन उस साइड से 2 के लिए यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। यही हो गया, तो ये फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, फंक्शन हो गया। ये इस साइड से इस साइड में क्या बन गया फंक्शन बन गया। क्या बन गया, फंक्शन बन गया। और हमेशा याद रखना, ये जो होता है ये इसको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं, सेट ए को हम क्या बोलते हैं, सेट ए को डोमेन। ये एक्स की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू, जो वेरिएबल है। और सेट बी जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, सेट बी को हम बोलते हैं रेंज, सेट बी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। और ये एफ एक्स की वैल्यू होती है। क्या होती है, एफ एक्स की वैल्यू होती है। बी इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स होता है। ठीक है, समझ में आएगी बात। जैसे अगर मैं बोलूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या बोल दूँ, एक्स स्क्वायर, तो हम जो है यहाँ पे इस एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आएगी। इस एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो इस साइड की वैल्यू ये वाई भी होता है, इस साइड की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है। समझ में आएगी बात। तो अगर मान लो, अगर तुमने लिख दिया एक्स इक्वल टू 2 ले लिया और x इक्वल टू -2 ले लिया, तो एफ एक्स की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे, जैसे f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब 4 हो जाएगी। अगर f -2 ले लो तो डेट इज़ -2 का स्क्वायर, कहने का मतलब ये भी 4 हो जाएगा। तो हमको क्या पता चलता है कि 2 -2 और 2 के लिए जो इमेज है वो क्या है, सेम है, 4 है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इसको इस तरीके से कर दूं, 4 इधर रखूं और -2 उधर रखूं, 2 वो बी में रखूं, तो ऐसा तो नहीं ना बन रहा है। इस साइड से तो ऐसा नहीं बन रहा है ना, इस साइड से ऐसा तो नहीं बन रहा है कि दो अलग अलग इमेज के लिए प्री इमेज सेम हो गया, नहीं ऐसा नहीं बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन। हमेशा याद रखना है कि एक फंक्शन ऐसा होता है, वो ऐसे सेट को बोलते हैं। सेट ए और बी में फंक्शन तभी होगा, तो सेट ए और बी में रिलेशन है, और ये रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा जब सेट बी के किसी भी दो एलिमेंट के लिए, कि सेट बी के किसी भी दो एलिमेंट के लिए सेट ए में सेम एलिमेंट ना हो। ठीक है, मतलब सेट बी जो है इमेज कहलाता है, तो किसी दो इमेज के लिए प्री इमेज सेम ना हो, तभी क्या कहता है, हमारा क्या कहलाता है, वो सेट कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ दिया, सब कुछ पढ़ दिया। चलो आगे आते हैं। हाँ, डेफिनेशन फाइंड। अब क्या बोल रहा है, अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला हमारा क्या है, 11th क्लास में कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, इसमें और भी एडवांस टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स में पहला क्या आ जाता है, पहला आ जाता है हमारा 1 क्या आ जाता है बच्चों, 1 इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। चलो अब इसके डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, पहले हम फिगर बना के देख लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, इसमें तुमने डाली 1 2
3 4, यहाँ पे A B C D, ये डाल दिया तुमने, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर एक के लिए हमने क्या कर दिया, C कर दिया, B के लिए हमने क्या कर दिया, A कर दिया, 2 के लिए हमने क्या कर दिया, D कर दिया, और बस ऐसे ही रख दो, इसी तरह से रख दो। अब मुझे देखोगे कि 1 के लिए जो इमेज है वो A है, 2 के लिए जो 1 के लिए जो इमेज है वो C है ना, 1 के लिए जो इमेज है वो C है, 1 के लिए जो इमेज है वो C है, 2 के लिए इमेज A है, 3 के लिए इमेज है, 2 के लिए जो हमने इमेज बनाया है वो D बनाया है, और 3 के लिए जो इमेज बनाया है A बनाया है। 4 की मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तुम देख रहे हो कि हर बार हर एलिमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट है, मतलब हर प्री इमेज के लिए प्री इमेज अलग है। जैसे इसके लिए इमेज क्या है, A है, इसके लिए इमेज क्या है, D है, इसके लिए इमेज क्या है, C है, मतलब A के अलग अलग एलिमेंट के लिए B का अलग अलग एलिमेंट आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, 1-1 फंक्शन हो जाता है। हो रहा है ना, किसी भी दो एलिमेंट के लिए प्री इमेज तो सेम नहीं ना हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, हर एलिमेंट के लिए अपना अलग अलग है इमेज, क्या है, अलग अलग इमेज है, हर प्री इमेज के लिए अपना क्या है, इमेज अलग अलग है। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, हमको ये हमारा क्या है, 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन कब होता है, 1-1 फंक्शन कब होता है, ए फंक्शन ए से बी, इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन एफ सच दैट, इसको ऐसे लिखो, ए फंक्शन, यहाँ पे लिखा हो ना, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई, लिखा है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स से वाई इज डिफाइंड टू बी 1-1। ये 1-1, और इसी को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब अंडर एफ क्या बोल रहे हैं, फंक्शन की में जो फंक्शन तुम कर रहे हो वो उसमें, तो ये एफ हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ एफ है। इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए जो डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है, क्या लगे, इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो उसके इमेज, तो इमेज तो इस साइड वाली को बोलते हैं ना, इस साइड वाले को इमेज बोलते हैं। तो इसका जो इमेज हो गया वही क्या कहलाएगा हमारा, वही क्या कहलाएगा हमारा 1-1। अगर देख लो इसका एक अलग अलग इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज हो, अलग अलग क्या हो, इमेज हो। तो 1 का भी अलग है, 2 का भी अलग है, 3 का भी अलग है। किसी भी दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1-1 बन जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि जो मैंने बताया था वहाँ पे, मान लो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, और यहाँ पे A B C D E कर रहे हैं, तो इस साइड वाला हमारा कहलाता है डोमेन, इस साइड वाला हमारा क्या कहलाता है, डोमेन, और इस साइड वाला हमारा कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये रेंज कब कहलाता है, रेंज कब कहलाएगा, मान लो अगर इस तरीके से मिला दिया है, 1 को A से, 2 को C से, 3 को C से, 4 को B से, ठीक है, और 2 को किससे मिला दिया, D से मिला दिया। तो देखो डोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन में हमारे पास पूरा एलिमेंट हो जाएगा A B C D E। डोमेन की बात करें तो 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन जब रेंज की बात करते हैं, वहाँ पे मैंने रेंज बताया तो रेंज में कुछ बताना भूल गया। तो जब रेंज की बात करें तो रेंज में क्या क्या आता है, जो मिल गए हैं, जो जिससे मैपिंग हो चुका है, जैसे A B C D सबका मैपिंग हो चुका है, तो A B C D इसका मैपिंग हो चुका है, बस तुम्हारा E बाकी रह गया है, तो E रेंज में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि E का मैपिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों, डोमेन x की वैल्यू को बोलते हैं, क्योंकि इधर वाली वैल्यू को x की ही तो वैल्यू बोलते हैं, और इधर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, y की वैल्यू बोलते हैं। तो डोमेन x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स है उसमें। कोडोमेन हमारे लिए कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों, कोडोमेन इसमें कितना हो जाएगा, कोडोमेन हमारे लिए A B C D, और रेंज हमारे लिए मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, जिसका सबका मैपिंग हो गया A C D, ये हमारे लिए क्या हो गया, रेंज हो गया। B हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि B का मैपिंग नहीं हो पाया है, इसलिए A C D हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी बात। तो इंजेक्टिव के बारे में समझ में गया, 1-1 के बारे में, जब X के जो एलिमेंट हैं उसका हर एक एलिमेंट का, हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो, ठीक है, किसी दो एलिमेंट का सेम इमेज ना बन जाए, तब
वो क्या कहलाएगा हमारा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। वन 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 समझ रहे हो ना, एक का एक, वन वन, एक का एक, एक का क्या हो जाएगा एक, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इमेज हो, तीसरे एलिमेंट का तीसरा इमेज हो। ऐसा नहीं हो कि एक का और तीसरे का सेम हो जाए। समझने की बात यही हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर वन वन नहीं है तो क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। अगर वन वन नहीं है तो क्या बन जाएगा, फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या बनेगा, तब मैनी वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैनी वन। मतलब दो इमेज, अगर दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ गया तो क्या बन जाएगा, वो मैनी वन बन जाएगा। ए एंड बी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, इसमें 5 एलिमेंट डाल दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 के लिए सी कर दिया और 3 के लिए भी सी कर दिया, बी के लिए 2 के लिए बी कर दिया और 4 के लिए ई कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे 2b, 2 के लिए भी b है और 2 के लिए 1 के लिए भी c है, 1 के लिए भी c है और 3 के लिए भी c है। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इमेजेस सेम है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इमेजेस क्या है, सेम है, दो एलिमेंट ऐसे जिनके इमेजेस सेम है, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन। क्या बन जाएगा, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा। समझ में आएगी बात, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो मैनी वन बन जाएगा। वन वन के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो। ठीक है, और मैनी वन के लिए क्या हो जाता है, दो एलिमेंट के लिए एक इमेज हो जाए, या 3 एलिमेंट के लिए एक सिंगल इमेज हो जाए तो भी वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका ये जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बच्चों x की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, इसका वो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। को डोमेन इसका क्या होगा बताओ, को डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। को डोमेन इसका क्या हो गया, वो जगह क्या कहते हैं, ए बी सी डी। तो मतलब सेट ए हो जाता है डोमेन और ये सेट बी हो गया डोमेन। और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज वाई की वैल्यू होती है, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, वाई की सारी वैल्यू नहीं, वाई की वो वैल्यू जिसका मैपिंग हो गया है। वैसे तो डोमेन भी तो वाई की वैल्यू हो रही है ना, ये सारी तो वाई की वैल्यू है, लेकिन वाई रेंज, जो रेंज में वो वाली वाई लेंगे जिनका मैपिंग हो चुका है। रेंज भी तो वाई होगा ना, तो रेंज में वो वाली वाई लेंगे जिनका मैपिंग हो चुका है। तो देखो बी सी एंड ई, यही हो जाएंगे रेंज। इसका रेंज क्या हो जाएगा, बी सी ई हो जाएगा। तो अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन हो जाएगा। समझ में आएगी बात। और क्या होता है, वन वन के लिए एक और चीज़ होती है कि तुमको वन वन अगर किसी प्रूफ करना है, फॉर प्रूफ क्या करना पड़ता है, फॉर प्रूफ वन वन अगर प्रूफ करना पड़ता है तो तुमको क्या करना पड़ता है, x1 और x2 लेना पड़ेगा और वो दोनों ही x से होंगे। जाहिर सी बात है ना, इसकी वैल्यू को तो x बोलते हैं, x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हो गए, उनके लिए क्या हो जाना चाहिए, f x1 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, f x2 के। तभी तो दो एलिमेंट सेम हो गए तो उनका जो इमेज है वो भी सेम हो जाएगा। तो दो सेम है वो तो मिलके एक ही तो बनाएंगे, दोनों अगर सेम है तो मिलके एक ही बनाएंगे। अगर तुम बोल दो मैंने मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, इसके लिए फंक्शन यहाँ पे 4 आ रहा है और इसके लिए भी 4 आ रहा है, तो तुम ऐसा बोल दोगे कि ये मैनी वन है, ये वन वन नहीं है। अरे भाई ये 2 के बदले तुम 1 भी तो लिख सकते हो, दोनों का 4 ही तो आ रहा है। समझ में आएगी बात। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास वन वन फंक्शन के लिए ये है और मैनी वन के लिए ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, ए फंक्शन एक्स सच दैट इज सेट टू, अब आता है ऑन टू। क्या आता है, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन आता है। देखो अच्छा, मैं इसमें बताना चाहूँ तुम्हें कि वन वन फंक्शन को फाइंड करने के लिए, तो तुम क्या बोलोगे, तो बताओ। देखो इसमें 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का डी के साथ और 4 का सी के साथ। तो क्या मैं वन वन फंक्शन लेना चाहूँ तो मेरे पास कौन कौन सा आएगा, F1 क्या मेरा वन वन है। देखो हर एलिमेंट का अपना अलग अलग इमेज है, 3 का E है, 4 का C है, तो F1 मेरा वन वन फंक्शन हो जाएगा। F1 मेरा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और कौन सा फंक्शन वन वन होगा, इसमें आके देखो ये वन वन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो गया तो ये फंक्शन तो होगा लेकिन वन वन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, F3 में आते हैं, F3 मेरा वन वन होगा, बताओ। इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि देख लो दो एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो गया। क्या ये वन वन होगा, देखो सबके लिए अलग अलग हो गए। इसका मतलब F4 भी मेरा क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो मैनी वन कौन कौन सा हुआ,
F2 मेरा हो जाएगा मैनी वन में ले लेते हैं, मैनी वन फंक्शन में ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, F2 मैनी वन हो जाएगा और F3 मैनी वन हो जाएगा। जब F1 और F4 1 है तो F2 और F3 क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, ऑन2 के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ऑन2। ठीक है, ऑन2 फंक्शन क्या होता है, ऑन2 फंक्शन इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये देखो, जैसे हम 1 और मैनी वन इधर के लिए पढ़ रहे थे ना, तो सर्जेक्टिव ऑन2 उधर वाले के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, उधर वाले के लिए हो जाता है। उधर वाले के लिए क्या होता है कि जब उधर वाले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उधर वाले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम इमेज बोलते हैं, तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का मैपिंग किसके साथ हो जाए, ए के साथ हो जाए। मतलब उसमें एक भी एलिमेंट बाकी ना रहे, मतलब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसका मैपिंग ना हो, है ना। जैसे इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या हुआ, ई और एफ का मैपिंग नहीं हुआ है, तो ये हमारा ऑन2 फंक्शन नहीं हो सकता है। इस वाले में देखते हैं, ए ई एफ का मैपिंग नहीं हुआ है, तो ये भी मेरा ऑन2 फंक्शन नहीं है। इसमें देख लो, इसमें ए बी सी सब का मैपिंग हो गया है, ए का भी मैपिंग हो गया है, बी का भी मैपिंग हो गया है, सी का भी मैपिंग हो गया है, तो ये मेरा ऑन2 फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी देखो, इसमें सब का मैपिंग हो गया है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन2 फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स वाई इज सेड टू बी ऑन2। ठीक है, एक फंक्शन एफ ए से वाई को ऑन2 तब बोलेंगे और सब्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, देखो उधर वाले को वाई तो बोलते हैं, देखो तीन नेम होते हैं, एक तो सेट बी भी बोलते हैं उधर वाले को, दूसरा क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ में कंफ्यूज मत करना। तो वाई की वैल्यू की क्या बोल रहा है, ऑफ द वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब हर एलिमेंट वाई का, हर बी का हर एलिमेंट, मतलब वाई का सारे के सारे वाई का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इमेज वाई प्री इमेज जरूर होना चाहिए, मतलब एक भी वाई बाकी नहीं रहना चाहिए। इसमें 2 वाई बाकी रह गए, ई और एफ, इसमें ए ई एफ, तो ये दोनों ऑन2 नहीं होगा, लेकिन ये दोनों मेरा ऑन2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो ऑन2 है मेरा वो कौन कौन सा है, F3 है, F4 मेरा क्या है, ऑन2, क्योंकि इनका जो है सारा का सारा हमारा क्या हुआ है, मिल गया है। ठीक है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि हर तरह से एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, वाई हो जाए। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। ये जब तुम ऑन2 करोगे ना किसी को प्रूफ, तो ये एफ एक्स इक्वल टू वाई करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना पड़ेगा। देखते हैं आगे चल के कैसे होता है, इस पर जब क्वेश्चन बनेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर उस समय समझ में आएगा। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, ऑन2 फंक्शन हो गया। उसके बाद ठीक है, ऑन2 फंक्शन हुआ, और उसके बाद क्या है हमारा, अच्छा ऑन2 के बाद क्या आ जाता है, 1 एंड ऑन2, और बाइजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है, बाइजेक्टिव। अब बोलते हैं हम 1 अच्छा इसमें इनटू वगैरह है क्या, और अगर 1 नहीं हुआ तो इनटू हो जाएगा, ऑन2 नहीं हुआ तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर कोई फंक्शन 1 है, अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन2 है, दोनों हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। जैसे मान लो अगर ये लेते हैं, इधर सेट ए ले लेते हैं, इधर सेट बी ले लेते हैं, 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो मुझे क्या बोला गया है, 1 बनाया। तो 1 बनाने के लिए चलो ए का हम 1 का बी के साथ ले लेते हैं, 2 का सी के साथ ले लेते हैं, 3 का ए के साथ ले लेते हैं, और 4 का डी के साथ ले लेते हैं। तो क्या बताओ ये 1 फंक्शन है, बिल्कुल है कि सभी एलिमेंट का अपना अलग अलग इमेज है ना। कोई 2 एलिमेंट के लिए सेम इमेज नहीं है, या कोई 2 इमेज के लिए सेम एलिमेंट नहीं है। तो ये तो फंक्शन भी है, और ये 1 फंक्शन है। इधर से एफ में फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 फंक्शन हो गया, ये 1 फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब अब ऑन2 है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो ऑन2 के लिए क्या है, यहाँ के सारे एलिमेंट शामिल होने चाहिए। ये के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। क्या सारे एलिमेंट का मैपिंग हो गया, देखो कोई भी एलिमेंट बाकी है मैपिंग में, नहीं बाकी है, सारे एलिमेंट का मैपिंग हो गया। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, 1 भी है एंड ऑन2, ये क्या है, और ऑन2 भी है, 1 भी है और ऑन2 भी है। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स से जितने भी ए हैं उनके लिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई है। तो ये ऑन2 भी है, और ये क्या है,
1 1 भी है। समझ में आएगी बात, ये क्या है 1 1 भी है। समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 1 2 मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करूँ इसके रेंज, इसके डोमेन की, किसकी बात करूँ डोमेन की, डोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इसका क्या हो जाएगा ABCD रेंज हो जाएगा इसका। और कोडोमेन बच्चों इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, कोडोमेन इसका हो जाएगा ABCD। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो बोल देंगे इन बाइजेक्टिव फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज किसके बराबर हो जाता है, कोडोमेन के बराबर हो जाता है। रेंज किसके बराबर हो जाता है, कोडोमेन के बराबर हो जाता है। वो यही केस ऑन टू फंक्शन में भी होगा तुम्हारा, यही केस किस में होगा, ऑन टू फंक्शन में भी होगा। 1 1 में भी नहीं होगा लेकिन ऑन टू फंक्शन में होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सारे इमेज का मैपिंग हो जाता है ना। तो सारे इमेज का मैपिंग हो गया मतलब सभी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका मैपिंग हो गया। तो एक भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब रेंज उस केस में भी क्या हो जाएगा, कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी द, इसमें एक और चीज़, ठीक हो गया 1 1। और ऑन टू में भी क्या हो जाता है, ऑन टू में भी रेंज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर हो जाता है। ऑन टू में भी क्या हो जाता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं। रेंज और कोडोमेन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 1 1 ऑन टू में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे और ऑन टू में भी रेंज और कोडोमेन, मतलब बाइजेक्टिव और किसके लिए, बाइजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए। देखो बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव में 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, और एक ऑन टू अपना एक अलग फंक्शन भी है। तो ऑन टू फंक्शन में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है। कैसे, यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। एक क्लास 10th है, उसमें 50 स्टूडेंट है। ठीक है, उनके बीच में फंक्शन दे दिया है f a से n एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, एक मतलब सेट ए है और सेट बी को क्या बना दिया इन्होंने, n बना दिया है। सेट बी को क्या बना दिया है, n। देखो ये जो दिखाता है ना f सच दैट a से n, तो ये सेट ए के बारे में दिखाते हैं, ये सेट बी के बारे में। तो सेट ए तो अभी भी ए ही है और सेट बी क्या बन गया है, n बन गया। n मतलब ऑल नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट बी में क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो सेट बी हमारा क्या बन जाएगा, सेट बी तो n के बराबर ही ना है, तो सेट बी हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। किसी एक स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है। जो एफ एक्स है वो क्या बताता है, स्टूडेंट का रोल नंबर। एफ एक्स हमारा क्या बता रहा है, एफ एक्स हमारा बता रहा है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का रोल नंबर बता रहा है। ठीक है, शो दैट एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। एफ 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं हो सकता। एफ क्या होगा, 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं हो सकता है। इसको देखने के लिए तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे सेट ए बना दिया, ठीक है, सेट ए में तुमने क्या किया, 50 स्टूडेंट ले लिए, 1 2 3 4 करते करते तुम्हारे कहाँ तक स्टूडेंट्स आएंगे, 50 स्टूडेंट्स आएंगे। और सेट बी जो तुम्हारा बनेगा बच्चों, सेट बी बनेगा वो तो n हो जाएगा ना, सेट बी नेचुरल नंबर। सेट बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर है इसमें। तो 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये कभी खत्म होगा, सेट बी कभी खत्म होगा, वो तो पूरा हो जाएगा। इसमें तो 50 तक खत्म हो जाएंगे, इसमें तो खत्म होगा नहीं क्योंकि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो उसके लिए बता रहे कि बताओ ये 1 1 है बट लेकिन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 तो होगा कि किसी भी दो स्टूडेंट का, यहाँ से किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होगा। इसी को तो एफ एक्स बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो है इसी को तो हम एफ एक्स बोलते हैं, बी को ही तो हम एफ एक्स बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं और बी को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स। और इसके बीच में ये फंक्शन है। तो मुझे बताओ क्या एक्स, अगर रोल नंबर की बात करें तो किसी भी दो स्टूडेंट, मान लो 2 और 3 अलग अलग स्टूडेंट है, क्या इनके लिए रोल नंबर 4 हो सकता है? किसी दो स्टूडेंट के लिए सेम रोल नंबर तो नहीं हो सकता ना, अलग अलग हो सकता है ना। तो हर किसी का रोल नंबर अलग अलग होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ मेरा क्या है, एफ इज 1 1 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन एफ ऑन टू होगा कि नहीं होगा। देखो 50 स्टूडेंट्स को तो रोल नंबर मिलेंगे, लेकिन इस साइड में बाकी के सारे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो खत्म होने वाला नहीं है, इस 50 तक तो रहेगा, लेकिन
बाकी के सारे फिर 51 से जो रोल नंबर स्टार्ट होगा, 50 तक को सबके मिल जाएंगे रोल नंबर, और 51 से जो रोल नंबर स्टार्ट होगा उसमें कोई स्टूडेंट होगा? बिल्कुल होगा नहीं। इसका मतलब सेट बी में 51 से सारे एलिमेंट बाकी रह जाएंगे। सेट बी में 51 से सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बाकी रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। एफ क्या है? एफ इज नॉट ऑन टू। एफ मेरा ऑन टू नहीं है। ठीक है। इसका अगर तुम रेंज की बात करो तो रेंज की, अगर नहीं पहले डोमेन की बात करो, डोमेन की, तो इसका डोमेन मतलब x की वैल्यू डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 से 50 तक। तो देखो इसको तुम कैसे लिखते हो डोमेन का, तुमको नया तरीका बता रहा हूँ। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 1 to 50 तक, क्योंकि 1 से 50 तक ही दे रखा है। और रेंज मतलब y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? y भी y क्या रहेगा? 1 से 50 तक। क्यों? क्योंकि 50 तक के ही तो रोल नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में रेंज को बोला नहीं जा सकता है अपना, फिर भी लिख दो 1 से 50 तक। और कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका? कोडोमेन भी तो y की वैल्यू होती है, लेकिन उसको अलग करो। कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा? कोडोमेन 1 से तो शुरू होगा लेकिन कभी खत्म होने का नाम लेगा। मैंने कल ही बताया है, 11th क्लास में ही बताया है कि जो है इंटरवल्स के बारे में, इन्फिनिटिव इंटरवल को क्या करते हैं? ओपन कर देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो f मेरा क्या हो जाएगा? 1 1 तो होगा बट ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 50 के बाद कोई नंबर तुम्हें मिलेगा नहीं। 1 1 तो हो जाएगा बट ऑन टू नहीं होगा। चलो, शो दैट द फंक्शन f, क्या लिखा हुआ है? शो दैट द फंक्शन f n से n। अब यहाँ पे सेट a को भी n ले लिया है और सेट b को भी क्या ले लिया है? n ले लिया है ना। बताया था ना मैंने कि अगर हमने f लिखा इस तरीके से n से n में, तो ये वाला सेट a होता है, ये सेट b होता है। ये सेट कौन सा होता है? a होता है, और ये सेट b होता है। तो सेट a भी तुम्हारा क्या किया है? a को भी ले लिया है 1 2 3 4 इस तरीके से, कभी ख़त्म तो होगा नहीं। और b भी तुम्हारा, सेट b भी तुम्हारा क्या ले लिया है? नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4, कभी ख़त्म तो होगा नहीं। उसके बाद बोल दिया है गिवन बाय fx इक्वल टू 2x। fx तुमको क्या दे दिया है? fx की वैल्यू कितनी दे दी है? 2x दे दी है। 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं। अब देखते हैं हम 1 1 है ऑन टू क्यों नहीं है, देख लेते हैं। चलो आते हैं 1 1 के लिए। बेटा मैंने क्या बताया था? 1 1 के लिए पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? 4 1 1 1 के लिए तुम्हें मैंने डेफिनेशन में पीछे जाके देखना, सॉरी 4 x1 इक्वल टू x2, इसके लिए क्या होना चाहिए? f x1 इक्वल होना चाहिए किसके? f x2 के लिए इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो देख लेते हैं। f x1 और f x2 से अगर ये वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हमारा ये 1 1 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं करके। fx, तो fx तुम्हारा क्या है? 2x है, तो fx1 क्या हो जाएगा? 2x1 हो जाएगा। और fx2 कितना हो जाएगा? 2x2 हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया बच्चों, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये बात क्या होगी? साबित होगी। x1 प्लस x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम बोल सकते हैं f इज 1 1। f मेरा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। लेकिन क्या f ऑन टू होगा? तो देखो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था? ऑन टू के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? fx इक्वल टू y करना पड़ेगा। fx को किसके बराबर कर देना पड़ेगा? y के बराबर कर देना पड़ेगा। अब fx को y के बराबर कैसे करोगे? तो देखो fx है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी fx है, मतलब कि y बराबर तुम्हारा क्या हो गया? 2x हो गया, क्योंकि fx को ही तो हम y बोलते हैं। fx इक्वल टू y करना पड़ता है। देखना डेफिनेशन में पीछे जाके। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया? ये प्रूफ करना पड़ता है ऑन टू के लिए। y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y अपॉन 2 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन 2। अब मुझे ये बताओ, x इक्वल टू y अपॉन 2 हो गया, तो मुझे बताओ कि x की किसी भी वैल्यू के लिए, कुछ वैल्यू के लिए, जैसे मान लो अगर तुम 1 से ले लिया, तुमने 1 से ले लिया, 1 को अगर तुमने यहाँ से लिया, y की अगर वैल्यू 1 ले ली, तो इमेज इसका कितना आ जाएगा? इस साइड में 1/2 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अरे y की वैल्यू तो जब तुम 1 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्या 1/2 तुमको इसमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है ना, इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। उसी तरह अगर y की वैल्यू तुमने 2 ले ली, तो x इक्वल टू तुमको कितना मिल जाएगा? 1। तो y की वैल्यू 2 के लिए x इक्वल टू 1 तो मिल ही जाएगा तुमको। y की वैल्यू 2 के लिए x इक्वल टू 1 तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर y की वैल्यू तुमने 3 ले ली, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। मतलब 3/2 इधर मिलेगा तुमको? मिलेगा ही नहीं। मतलब
ऐसी वैल्यू जो 2 से डिविजिबल हो उनकी वैल्यू के लिए तुमको नेचुरल नंबर तो मिल जा रहा है, लेकिन ऐसी वैल्यू जो 2 से डिविजिबल नहीं उनके लिए तो नेचुरल नंबर तुमको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब वो वैल्यू जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1, 3, 5, इन सब वैल्यू के लिए तुम्हें इमेजेस में मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट का इसमें मैपिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मिलेगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं F इज़ नॉट ऑन टू। F मेरा ऑन टू नहीं होगा बेटा, F मेरा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, चलो बच्चों आज हम क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 हमने कर लिया, 8 तक। कल हम करेंगे आगे की तरफ और भी क्या क्या पढ़ना है इसमें, एग्जाम्पल 9 करना है, एग्जाम्पल 10 करना है, और भी करना, बहुत अच्छे से हम भी कल पढ़ेंगे इसको। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, आज के लिए इतना ही रहने दो।